देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो सर लास्ट दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड्स पढ़ा था, है ना? जिसमें सुपर प्रॉफिट मेथड ये वाला हम लोग शायद किए थे। ठीक है, ये देखो यहाँ मेरा लिखा हुआ भी दिख रहा होगा तुम लोग को, सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ तक हम लोग किए थे। हम एक बार देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने। ये वाला ठीक है, ये यहाँ तक किया था। उसके बाद है एन्युटी मेथड, और उसके बाद बाकी मेथड्स करने हैं। ठीक है, अच्छा चलो एन्युटी मेथड थोड़ा बता देते हैं। उसके बाद मैंने एक इलास्ट्रेशन वन दिया था शायद होमवर्क करने के लिए, ठीक है, वो भी कर रहे हैं। तो देखो पहले एन्युटी मेथड देख लेते हैं। बाकी मेथड्स हम लोगों ने कर लिया था, कैपिटलाइजेशन वाला नहीं किया था ना? नहीं, अच्छा ठीक है। तो हम लोगों ने देखो ये दो मेथड्स किया हुआ है। कहाँ गया मेरा ये रहा, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड बाकी है, और हम लोग का एन्युटी मेथड बाकी है। ठीक है, अभी एन्युटी मेथड भी कर लेते हैं और कैपिटलाइजेशन वाला भी कर लेते हैं। एक सेकंड, चलो कैपिटलाइजेशन पहले कर लेते हैं, क्योंकि एन्युटी उतना जरूरी मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लास्ट में बताते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब देखो मेथड के नाम से ही हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि ये मेथड हमें क्या बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल वैल्यू निकालना। ठीक है, किसका? एवरेज प्रॉफिट का। मुझे प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना है। प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या होता है कि इतना प्रॉफिट कमाने में कितना कैपिटल लगे। ठीक है, अगर मुझे मान लो 10 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कितना कैपिटल लगाना चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू। मतलब हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा इसमें कैसे करेंगे? स्टेप वन हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर। पहले हम लोग निकालेंगे नॉर्मल कैपिटल। ठीक है, नॉर्मल कैपिटल निकालेंगे। कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलो एक बार लिख देते हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी ये देखा था, है ना? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वहां पर भी हम लोगों का इसको ही NRR बोलते हैं। फिर स्टेप टू में क्या करना पड़ेगा? गुडविल निकालेंगे इस तरीके से। गुडविल इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, तो देखो रटना नहीं पड़ेगा, हम अभी समझा देते हैं कैसे करके होगा। कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये तो जस्ट लिखने के लिए बता दिया, ये सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं। देखते हैं यहाँ कोई एग्जाम्पल है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना कोई एग्जाम्पल ले लें। ये एन्युटी मेथड मिला है, ये रहा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो बोल रहा है कि कैपिटल इंप्लॉयड बाय पार्टनरशिप फर्म इज 1 लाख। एक पार्टनरशिप फर्म ने कितना कैपिटल लगाया? 1 लाख। इनका एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। हमें गुडविल निकाल के देना है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग पहले लिखते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल था, उसी के बेसिस से करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो है जस्ट कैपिटलाइजेशन मेथड के नीचे ही तुम लोग को मिल जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड है, CE लिख देते हैं। कैपिटल इंप्लॉयड है हम लोग का 1 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR ये है हम लोगों का 15%। क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 15%। और एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है 20,000। एवरेज प्रॉफिट है 20,000। ठीक है, हम लोग को बोला है फाइंड आउट करो कि गुडविल कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो सिंपल तरीका है।
सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है कि अगर कोई इतना कैपिटल लगाता है और बिजनेस में नॉर्मल रिटर्न अगर 15% है तो हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए। नहीं, पहले हमें नॉर्मल कैपिटल निकालना है। अच्छा देखो, इसमें हमें क्या पता करना है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हमें 15 रुपीज का प्रॉफिट कमाना है तो हमें कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कितना होगा, 15% मतलब 15/100। तो 15 क्या हो गया, रिटर्न। और रिटर्न किसके अगेंस्ट में, कैपिटल के अगेंस्ट में। अगर 15 रुपीज प्रॉफिट है तो फिर कैपिटल कितना होगा, बोलो। जो बोला मैंने उसी को बताना है। 15/100, 15 अगर मेरा प्रॉफिट है तो कैपिटल कितना दिख रहा है, 100. 100। ये कैपिटल है, तभी तो रिटर्न वैसे होगा ना। जैसे तुम लोग कोई एग्जाम देते हो तो आउट ऑफ 100 मिला, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ 100। तो इतना पैसा लगा के इतना रिटर्न मिला, तो कैपिटल हो गया 100 रुपीज। तो अगर किसी को 20,000 प्रॉफिट कमाना है, इस रिटर्न के बेसिस में उसको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, ये तुम लोग यूनिटरी मेथड से मुझे बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि अगर 15 रुपीज प्रॉफिट कमाना है तो 100 रुपीज लगाना पड़ेगा। ये इस बिजनेस का नॉर्मल पॉलिसी है। अगर किसी को 20,000 प्रॉफिट कमाना है तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। बचपन में जैसे यूनिटरी मेथड करते थे, 5 पेन का अगर 10 रुपया है तो 1 पेन का कितना हो, वैसे ही। बोलो कितना हो। 20,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। कोई भी नहीं, कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा। कर रहे हो कैलकुलेशन। Yes, ma'am. मैम 20,000 बाई 15% हो 20,000 15% কেন, 20,000 তো প্রফিট, প্রফিটের 15% এটা তো প্রফিটই দেওয়া আছে, এটা তো প্রফিটের রেট। ঐকিক নিয়ম ছোটবেলায় করেছো না, ওটাই তো করতে বলছি। 15 টাকা প্রফিট হলে ক্যাপিটাল 100 টাকা, তাহলে 1 টাকা प्रॉफिट হলে कैपिटल কত হবে। अगर 1 रुपया प्रॉफिट चाहिए तो कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम। बचपन में कभी नहीं किए हो तुम लोग। 15 पीस पेन का अगर 150 रुपया है तो एक पेन का कितना प्राइस है। 10. 150 by 15. 6.6 10 रुपया नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर एक 15 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो अगर 100 रुपए का कैपिटल लगाना है। ये तो बचपन में सभी ने 1-2 में किया ही होगा। ये हो सकता है यूनिटरी मेथड। देखो बांग्लाते যেটাকে ঐকিক নিয়ম বলে, ठीक है। अगर किसी को यूनिटरी नहीं समझ में आ रहा है, वैसे मुझे भी उतना नहीं आता था, अभी आदत हो गया। क्या ঐকিক नियम बांग्लाते যেটাকে बोले। तो 1 रुपए के लिए इतना। मेरा क्वेश्चन बस इतना ही था, तो 20,000। 1,33,333. अच्छा देख लेते हैं, 100/5 तो 20,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए। ये तुम लोगों ने कितना किया है, हर एक चैप्टर में किया है। तो और ये बचपन से सबको ही करते थे, ये कोई नया चीज नहीं है। बचपन में कितना सम्स किए हो गए। 3,400 100 into 20,000 divided by 5, 4 लाख। And 15 divided by 15. ओ अच्छा 15 है, सो तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 20, 1,33,000। हाँ ठीक हुआ था आंसर, 1,33,333 रुपीज। इतने का हमें जो है
कैपिटल का जरूरत है। ये हम ऑब्वियसली मानेंगे, ये सभी को पता है। और मैंने तो क्योंकि मेरा टॉपिक ही ऐसा है, चाहे अकाउंट्स देख लो चाहे तुम लोग कुछ और देख लो, ये सब तो हम रोज ही बोलते ही रहे। 1,33,000 का कैपिटल चाहिए, लेकिन इन्होंने ये प्रॉफिट कमाया है कितना कैपिटल लगा के, बोलो। लेकिन ये जो फर्म है, इन्होंने ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाया? 1 lakh. 1 लाख, यहाँ तो दिख ही रहा है 1 लाख लगाया है। लेकिन बाकी लोगों को अगर ये प्रॉफिट कमाना है तो कितना लगाना पड़ेगा? 1,33,333, क्योंकि मार्केट में इस बिजनेस का नॉर्मल रिटर्न 15% है, उसके अकॉर्डिंग अगर 20,000 कमाना है तो इतना लगाना पड़ेगा। तो बाकी लोगों को जो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा वही उनका, ये वही इस पार्टनरशिप फर्म का गुडविल है। तो देखो, बाकी लोगों को लगाना है 1,33,333 रुपीज का कैपिटल, जबकि इन्होंने ये प्रॉफिट 1 लाख लगा के ही कमा लिया है। तो इन्होंने कितना प्रॉफिट कम लगाया? 33,333। इतना कम लगाने के बाद भी सेम अमाउंट कैसे अर्न कर रहे हैं? क्योंकि इतने अमाउंट का इनके पास क्या है, कैपिटल नहीं देना पड़ा, बिकॉज इतने अमाउंट का इनके पास गुडविल है। बाकी तुम लोग फॉर्मूला बेस्ड कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड करने से एवरेज प्रॉफिट 20,000, इस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 15%, उसमें भी आंसर वही आता है 1,33,000। लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा फिर कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या चीज से क्या वैलिड करना है। 1,33,333 ये हम लोग का हो गया। फॉर्मेट तो बना होगा, इस पे पुट करोगे तो आराम से होगा, लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होने में प्रॉब्लम होता है। गुडविल हो गया नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो नॉर्मल कैपिटल ये वाला हो गया, ठीक है। और एक्चुअली इन्होंने क्या लगाया है? 1 लाख। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा तुम लोग को समझा दिया कि क्यों ये फॉर्मूला बना हुआ है। बाकी तुम लोग फॉर्मूले में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, वो बात नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा फिर ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कैसे करोगे? तो कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि कैपिटलाइजेशन, मैंने पहले ही बोला, नाम से पता चलेगा, प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालो। तो ये देखो, हम लोगों ने ये जो 20,000 प्रॉफिट है, इसका कैपिटल वैल्यू है 1,33,333। लेकिन ये प्रॉफिट इन्होंने बस 1 लाख लगा के ही कमा लिया। इसका मतलब इन्होंने कम कैपिटल लगा के 20,000 कमाया। कितना कम लगाया? 33,333। तो वही हम लोग का क्या हो जाएगा इस पार्टनरशिप फर्म का? समझ में आया? तो देखो, बचपन का चीज कभी नहीं भूलना है। 1 2 का चीज तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेके 10 तक हम लोग जो पढ़ते हैं वो ही हमें आगे भी लेके जाता है। उसके बाद का कोई, मुझे नहीं लगता उसके बाद हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। वो तो जितना जितना चीज सीखोगे उतना कम है। दुनिया में इतना चीज है कि लाइफ कम पड़ जाता है, लेकिन 1 से लेके 10 तक का जो बेस है वो हमारा हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए हमें। क्योंकि ये सब देखो, ये सब कुछ भी नहीं, ये सब तो जितना बड़े हो रहे हो चीजों का जो है एडिशन हो रहा है, लेकिन जो मेन चीज है वो वही है। अगर कहीं भी देखोगे तो मेन वही चीज है जो हम लोगों ने बचपन में सीखा। ठीक है, देखो ये कैपिटलाइजेशन बेसिस हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया है, चलो ये ट्राई करके देखो तुम लोग। बोल रहा है नेट टेंजिबल एसेट ऑफ ए फर्म आर 4,10,000। इसका मतलब बताते हैं क्या है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स दे दिया है, तो हम लोग को एवरेज नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को 4 इयर्स का एवरेज बता ही दिया है। कितना है? 60,000। और हमें गुडविल वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है कैपिटलाइजेशन मेथड से। रीजनेबल रिटर्न मतलब वही नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ही रीजनेबल होता है, एक ही बात होता है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 12%। तो यहाँ पर लिखता हूँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है 12%। एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, 4 साल का एवरेज करके दे दिया है 60,000। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। अच्छा, हमें बोला है टेंजिबल एसेट, नेट टेंजिबल एसेट 4,10,000। इसका मतलब क्या है ये बताते हैं। तो देखो, मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड है हाँ in the ये business. कैपिटल, हाँ सही है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्योंकि देखो लास्ट दिन हम लोगों ने नेट ओर्थ पे क्वेश्चन देखा था, अगर तुम लोग को याद आ रहा है, वहां पर डेटा था ना नेट ओर्थ बोल के। वो शायद एग्जाम्पल में था, मुझे उतने अच्छे से याद तो नहीं आ रहा है, कहीं तो था, कहीं था। हाँ ठीक है, अभी लिखा तो था लेकिन मुझे अभी दिख नहीं रहा, जो भी हो। तो देखो, नेट टेंजिबल एसेट का मतलब एसेट इधर होता है फिक्स्ड एसेट, और यहाँ पर हो गया हम लोगों का
करेंट एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट, और यहाँ पर देखो ये टोटल एसेट, और यहाँ पर होता है कैपिटल, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, ये सब मिला के होता है टोटल लाइबिलिटी। अब नेट टेंजिबल एसेट, टेंजिबल क्यों यहाँ पे लिया जा रहा है, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। तो रूल्स ये होता है कि गुडविल का जब वैल्यू करेंगे तो गुडविल को कंसीडर नहीं करना है अगर वो बैलेंस शीट में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर मुझे जिस चीज का वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू भी हम ले रहे हैं तो फिर मेरा वैल्यू कैसे निकलेगा। इसीलिए इतना डेप्थ में है नहीं यहाँ पर, लेकिन जब सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का अलग से चैप्टर होता है जो कि कॉलेज में होता है, ठीक है, तो वहां पर कभी आया तो तुम लोग देख सकते हो, हायर लेवल पे भी होगा, यहाँ पर किसी का भी नहीं है ये वाला चीज, ठीक है। तो जो भी हो, तो गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो बोल रहा है कि अगर गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो उसे क्या करना है, हमें इग्नोर, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालेंगे उसका वैल्यू ऐड करके फिर वैल्यू निकालेंगे तो डबल वैल्यू निकलेगा। इसीलिए बोला है सारे एसेट का हमें कौन सा वैल्यू लेना है, टेंजिबल, क्योंकि गुडविल इंटेंजिबल में आता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से टोटल एसेट का कौन सा पार्ट लेना है, मुझे टेंजिबल पार्ट लेना है, ठीक है, और वो भी मुझे नेट करना है। नेट का मतलब क्या हो गया, मेरे पास मान लो यहाँ पर 100 रुपए का एसेट है, और मेरे पास यहाँ पर कैपिटल है मान लो 10 रुपीज का, 80 रुपीज का मान लो, ठीक है। यहाँ पर 10 रुपीज का नॉन करेंट लाइबिलिटी है और 10 रुपीज का करेंट लाइबिलिटी है। तो मेरे पास नेट एसेट कितना है, अगर हम टेंजिबल को एक बार इग्नोर करते हैं, मेरे पास नेट एसेट कितना है, 100 रुपीज मेरे पास एसेट है, हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे तो ये पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल, ठीक है। तो 20, तो मेरे पास ये 80 रुपीज का क्या बच गया, मेरे पास नेट एसेट बच गया, ठीक है। और ये क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि ये हम लोग का इंटरनल लाइबिलिटी होता है जो हमें किसी को नहीं पे करना पड़ता है। तो नेट टेंजिबल एसेट का मतलब यही हो गया, यहाँ पर से अगर हम लोग इसको माइनस कर देते मतलब बेसिकली वही कैपिटल ही निकला, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, एवरेज प्रॉफिट दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, हम लोग को पूछा है गुडविल कितना होगा। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अगर गुडविल का मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर 12 रुपए प्रॉफिट कमाना है तो 100 रुपए का कैपिटल लगाना होता है, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो कम कैपिटल लगाएंगे, कम का मतलब डिवाइड होता है। और अगर 60,000 का प्रॉफिट किसी को कमाना है तो ये नॉर्मल रिटर्न के बेसिस पे उसको कितना कैपिटल जो है लगाना पड़ेगा बिजनेस में। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख का कैपिटल लगाना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने ये प्रॉफिट कितना लगा के कमा लिया है, 4,10,000। तो फिर इनका गुडविल कितना हो गया कि जितना कम 90। लगाना पड़ा उतना हो जाएगा, ठीक है। 90,000 जितना कम लगाना पड़ा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, गुडविल, कि उतना कम लगा रहे हैं। फिर भी कैसे अर्न हो रहा है, तो कुछ ना अलग कुछ एफर्ट है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं देना पड़ा क्योंकि मेरे पास गुडविल, उसी के वजह से हो रहा है, कम पैसा लगा के ज्यादा कमा पा रहे हैं। तो 90,000 गुडविल। तो अभी प्रीवियस वाला एग्जाम्पल और ये दोनों बिल्कुल सेम चीज था, डेटा अलग था। इसको एक बार अच्छे से अगर समझ लेते हो तो कैपिटलाइजेशन मेथड भी जो है समझ में आ जाए, और इसको चाहो तो फॉर्मूले से भी पुट करके आराम से कर सकते हो, इसमें भी हो जाए। अच्छा, ये हम लोग का हुआ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेम तरीके से और एक मेथड भी अगर देखोगे तुम लोग, कैपिटलाइजेशन के वहां लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मेथड और वो मेथड का ट्रीटमेंट सेम है। यहाँ पर हम लोग एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पर हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना है। बात एक ही है, वहां पर नाम है देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालो कि मुझे ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए होता है। लेकिन इनका कम से क्यों चल जाता है, क्योंकि इनके पास गुडविल है, ये वही तो बता रही कि मेरे पास तो गुडविल है। और सुपर प्रॉफिट में हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं इस पे कोई क्वेश्चन हमें मिलता है कि नहीं। अच्छा, इस पे सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू,
चलो कुछ क्वेश्चंस तो नहीं दिख रहा है, तो ये इलास्ट्रेशन 1 करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। इसके आगे का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। हम एक बार मेथड्स का जो स्टेप्स है वो लिखवा दे। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। वो हम लोग देखो पहले भी सीखे हैं, सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, लास्ट क्लास में सीखा था। वो कैसे निकालना होता है, हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी फर्म का गुडविल है उनका एवरेज प्रॉफिट से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि सुपर प्रॉफिट कितना है। ठीक है, फिर स्टेप 2 में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्टेप 2 में, अच्छा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते वो तो हमें पता है। एवरेज प्रॉफिट को या तो सिंपल एवरेज से निकालना पड़ेगा या तो वेटेड एवरेज से, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या है। अगर ट्रेंड है तो तुम लोग को वेटेड लगाना है, अगर ट्रेंड नहीं है तो तुम लोग सिंपल लगा लोगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा, आइदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। मैंने शॉर्टकट में इसीलिए लिखा क्योंकि पहले तो हम लोगों ने पता है ना, ये नाम देखा हुआ है तो इससे याद हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग चाहो तो पूरा लिख लेना बाद में। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये सब फाइंड आउट हो गया उसके बाद हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू वो कैसे निकाला जाएगा, जैसे एवरेज प्रॉफिट का निकालते हैं। तो देखो ना, एवरेज प्रॉफिट का कैसे निकालते हैं, ऊपर क्या रहता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 12% करने से ही तो ये आएगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 12/100 अगर करते हैं तो इसको मैथमेटिकली अगर चेंज करते हो तो यही तो निकल के आता है, इसी से तो फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, क्या होगा, यहाँ पर था एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वहां पर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और स्टेप 3 में हम लोग निकाल लेंगे गुडविल। गुडविल क्या हो जाएगा, जो स्टेप 2 में आंसर आएगा वही मेरा गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ कुछ माइनस माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसका लॉजिक बता देते हैं क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी। जैसे देखो, अगर यही वाला जो एग्जाम्पल है ना, यही जो एग्जाम्पल है, देखो हम बताते हैं, इसी एग्जाम्पल को अगर तुम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से करोगे तो कैसे आंसर ला सकते हो, मुझे बता सकते हो। अभी जो ये एग्जाम्पल मैंने लिया है ना, ये ऐसा हमारे यहाँ पीडीएफ में नहीं किया हुआ है, हम लोग करते हैं, आंसर हमारा सेम आएगा, गुडविल 90,000 ही आएगा। इसको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो तो पहले बोलो, अगर किसी का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, उसने 4,10,000 कैपिटल लगाया था, एवरेज प्रॉफिट उसका 60,000 है, तो इस बिजनेस का नॉर्मल रिटर्न कितना है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, बता सकते हो। लास्ट दिन जैसे निकाला था वैसे हम इसको थोड़ा सा साइड कर रहे हैं क्वेश्चन, बोलो कितना आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वैसे निकालो। 49,200। 49,200, अच्छा मैं देखती हूँ। 49,200, देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 4,10,000 रुपए लगा के लोग कितना कमा सकते हैं, वही तो नॉर्मल बात है ना, जैसे जो आम लोग कर सकते हैं, ये इतना। अब इतना करने से जितना आएगा उतना, अब तुम लोग जो बोल रहे वही आ रहा है कि नहीं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 49,200 ये नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताओ सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा कितना कमा रहे, वही तो सुपर प्रॉफिट। बोलो सुपर प्रॉफिट कितना है। 1,800। हाँ तो 10,800. 10,800 माइनस करो, 10,800। ठीक है, अब मुझे एक चीज बोलो, ये जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, इतना। अब इस सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेम इस तरीके से हम बता रहे, तुम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हो। 12 रुपीज प्रॉफिट कमाना है तो कितना लगाना पड़ेगा, 100 रुपए। 1 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो कम कैपिटल लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर 10,800 रुपए का मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे एक्स्ट्रा कितना पैसा लगाना पड़ेगा, मतलब वही कैपिटल। ऐसे करने से चेक करो कितना आता है।
90,000, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स्ट्रा 10,800 कमाना है तो मुझे कितना लगाना पड़ेगा? 90,000। लेकिन वो मुझे नहीं लगाना पड़ रहा है, फिर भी मेरा ये एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, तो मेरा गुडविल का वैल्यू फिर कितना हो गया? 90,000। यहाँ पर और माइनस नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है पूरे प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाल रहे थे, और मार्केट में लोगों को वो प्रॉफिट कमाने के लिए जो 5 लाख लगाना पड़ता है वो ये 4,10,000 से कर रहे थे। मतलब इनका गुडविल कितना हो गया? जितना इनको कम कैपिटल, ये टोटल कैपिटल था, लेकिन यहाँ पर माइनस इसीलिए करना पड़ा। लेकिन इस प्रोसेस में हम लोग पहले ही माइनस कर ले रहे हैं। क्या माइनस कर रहे हैं? कि हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है, तो हम लोग बस उस एक्स्ट्रा अमाउंट, क्योंकि देखो जैसे 5 लाख लगाना है इनको, 4,10,000 है, मतलब 4,10,000 तो सभी को लगाना है, बाकी लोगों को एक्स्ट्रा 90 लगाना है। तो वैसे ही 60,000 और 49,200, तो 49,200 तो सबको ही कमाएगा। इन्होंने कितना एक्स्ट्रा कमाया है? 10,800। और ये एक्स्ट्रा कमाने के लिए कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है? 90,000। तो ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इनको नहीं करना पड़ेगा, जो बाकी लोगों को करना पड़ेगा, यानी वो गुडविल के वजह से हो रहा है। तो आंसर हमेशा कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आंसर सेम आता है। प्रोसेस भी सेम है, बड़ा ही लॉजिकल है। एक बार अगर समझ सकते हो तो एक बार ध्यान से फिर से बोल रहे सुनो। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरे प्रॉफिट का ही हम लोग कैपिटल वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर देख रहे हैं ये प्रॉफिट पाने के लिए लोगों को कितना लगाना पड़ता है, इन्होंने कितना लगाया, दोनों का डिफरेंस गुडविल। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पूरे प्रॉफिट का नहीं निकाल रहे, हम लोग पहले ये निकाल ले रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा कितना कमाते हैं, और उस एक्स्ट्रा का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कैपिटल वैल्यू। तो बाकी लोगों को इतना और भी एड ऑन करना पड़ेगा, है ना। अगर बाकी लोगों को कितना प्रॉफिट कमाना है? 60,000, तो उन्हें 4,10,000 तो देना ही है, प्लस कितना देना पड़ेगा? 90,000, यानी 5 लाख। तभी जाके 12% के रिटर्न पे देखो वो 60,000 कमा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज है। तो दोनों मेथड से आंसर ऑलवेज सेम आता है। बाकी मेथड से आंसर सेम नहीं आता है, इससे सेम आता है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है। तो समझ में आया क्यों आंसर स्टेप 2 ही होगा। जब हम लोग कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट का, वही मेरा गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को तुम लोग अगर फॉर्मूले में डालोगे तो देखना सेम आंसर आता है। एक ही बात है, कैसे निकालोगे? पहले सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये स्टेप तो फॉर्मूले में भी जा रहा है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 10,800 डिवाइडेड बाय 12%, ये करने से 90,000 आता है। दैट इज द वैल्यू ऑफ। ठीक है, अब लॉजिकली भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रख के भी कर सकते हो, जो सूटेबल हो। अच्छा, इसके बाद इलास्ट्रेशन 1, ये वाला देखते हैं। देखो ये मैंने तुम लोग को होमवर्क में दिया था। यहाँ ना हमें सारे मेथड से जो है इस क्वेश्चन को कर लेना। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा मेथड लास्ट दिन सीखा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब उसमें दोनों मेथड तो एक साथ नहीं लग सकता एक क्वेश्चन में, या तो सिंपल लगेगा या तो एवरेज, कोई एक लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या बोले? ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, मतलब 1:1 रेशियो है। दे एग्री टू टेक हिक एज 1/4 पार्टनर। ठीक है, तो एडमिशन हो रहा है, हिक बोल के एक जन को वो लोग 1/4 के लिए एडमिट कर रहे। फॉर दिस इट वाज डिसाइडेड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो लास्ट दिन मैंने बोला था ना कब गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। तो देखो जब एडमिशन हो रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है, तो फिर हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया है कि प्रॉफिट कितना है 16 से लेके 19 तक का। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल इंप्लॉयड भी बता दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बता दिया है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉलोइंग वेरियस मेथड्स, अलग अलग मेथड्स हमें यूज करके गुडविल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी मेथड सीखा है सभी से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज का कौन सा इस पे एप्लीकेबल होगा बताओ? सिंपल वाला अप्लाई होगा कि वेटेड वाला अप्लाई? वेटेड, क्योंकि ट्रेंड है, देखो ट्रेंड इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो फिर वेटेड से निकाल लो कितना आंसर आ रहा है। तुम लोग ऐसे निकालेंगे ईयर, देख देख के लिखेंगे। पहले 16 से लेके 19 तक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कितना है? 120, 125, 130, 120, 125, 100, 1,30,000 और लास्ट वाला है 1,50,000। अब वेट कैसे लगाएंगे? क्योंकि इंक्रीजिंग है तो फिर वेट नॉर्मली सीक्वेंस में लगा देंगे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा वेटेड
प्रॉफिट, ठीक है। तो वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई करने से आता है 1,20,000 इंटू 1,20,000, 1,25,000 इंटू 2 कितना होगा 2,50,000। अच्छा, और 1,30,000 इंटू 3 3,90,000 और 15 इंटू 4 60 मतलब 6 लाख। अब इसका क्या करना पड़ेगा टोटल, और इसका भी क्या करना पड़ेगा टोटल, फिर उससे डिवाइड करने से क्या मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये टोटल और ये हो गया 3 + 2 5 + 1 6 + 4 10। अब इसको ऐड करो कितना 13,60,000। अच्छा, तो 13,60,000 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 10, तो हमें क्या मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर एनम, मतलब हर साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो कि है 1,36,000, ये आ गया। अच्छा, अभी हमारा ये मेथड कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोगों ने तो सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है। अब इस प्रोसेस में अगर मुझे गुडविल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हाँ, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो 1,36,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। तो अपने आप से मानना पड़ेगा, हम देख लेते हैं इन्होंने क्या लिया है, हम भी वही ले लेते, तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। इन्होंने लिया है, अरे इन्होंने किया ही नहीं है, सिर्फ हाँ किया है, नीचे 3 लिया है, ठीक है 3 लिया है। हम लोग अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, क्योंकि यहाँ 3 से किया है तो मैंने भी 3 कर दिया, लेकिन ऐसा बात नहीं है, तुम लोग 3 के जगह 4 भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि कुछ नहीं बोला है। तो कितना होता है मल्टीप्लाई करके देखो 4,08,000। तो ये हम लोग का क्या आ गया गुडविल का आंसर आ गया बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसका वेटेड एवरेज मेथड से आंसर आया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा मेथड करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, तो जो डिटेल्स है उससे हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। चलो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो अभी निकाला था, इसी का यूज करेंगे, क्योंकि दोबारा करेंगे तो सेम ही आएगा ना, दोबारा क्यों करें 1,36,000 और नॉर्मल प्रॉफिट ये जो है ना ये नॉर्मल प्रॉफिट है। पेन नहीं चल रहा, ठीक है तुम लोग कैलकुलेट करो, हम देखते हैं यहाँ पर हैंग कर दिया। हाँ बंद तो हुआ, देखते चलते। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, बोलो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? वही रिटर्न लगाओ कैपिटल पे, देखते हैं रिटर्न कितना बोला है। ये देखो इनका कैपिटल कितना है 5 लाख और रिटर्न कितना है 20%, तो 5 लाख इंटू 20% करना पड़ेगा। 1 लाख, तो कितना आ जाएगा 36,000, ये सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ भी 3 मान लेंगे, क्योंकि वहां उन्होंने 3 लिया है तो शायद आगे भी 3 लिया होगा, अगर नहीं भी लिया हम लोग तो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। तो 36,000 इंटू 3 करके देख लो कितना आता है 1,08,000। तो देखो ये मेथड से लेकिन अलग अलग ही आंसर आता है, मैंने पहले भी बोला है अभी फिर से बोल रहा है। सिर्फ जो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दोनों मेथड्स जो है वो सिर्फ कैलकुलेशंस का फर्क है, मेथड एक ही चीज बताता है, इसीलिए दोनों से आंसर हमारा सेम आता है। अब देखते हैं इन्होंने कितना माना था। हाँ इन्होंने भी वही माना था 1,08,000 आ गया, ठीक है। हम लोग का मेथड दो मेथड से हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, और आखिरी में हम लोग जो है एन्युटी मेथड इस पे देख लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन वैल्यू, अच्छा पहले एवरेज ही निकाल, एवरेज। अच्छा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट का मुझे कैपिटल वैल्यू निकालना है, तो मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि नॉर्मली प्रॉफिट कितना है। नॉर्मली प्रॉफिट है 20 रुपीज प्रॉफिट है, अगर 100 रुपीज का हम लोग क्या लगाते हैं
कैपिटल, ठीक है। तुम लोग एग्जाम में जब करोगे फॉर्मेट के साथ भी पुट कर सकते हो, मैंने अभी यहाँ पर ऐसे दिखा दिया 100 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना है। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 1,36,000। वेटेड वाला ही लेंगे क्योंकि एवरेज जब भी निकालने जाएंगे तो मुझे दिख रहा है ट्रेंड है, तो मुझे वेटेड चाहिए। वेटेड मतलब ऑलरेडी मेरा कैलकुलेट किया हुआ। तो 1,36,000 डिवाइडेड बाई 20। अब देखो कितना आता है। 6,80,000। ये क्या आ गया, ये आ गया कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसी को तो हम लोग बोलते हैं कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअली अगर ये प्रॉफिट कमाना है तो इतना कैपिटल नॉर्मल लोगों को लगाना पड़ेगा, बट ये अर्निंग ये बस 5 लाख लगा के ही कर ले रहे हैं, तो फिर इनका गुडविल कितना हुआ हो, 6,80,000 इनको नहीं लगाना पड़ता, ये 5 लाख के बदले ही इतना कमा लेते हैं, तो 1,80,000 जो है इनका गुडविल हो जाए, ठीक है। अब अगर हम कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो भी मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 1,80,000। तो तुम लोग चेक करके देखो, हम तब तक एक बार आंसर में देखते हैं 1,80,000 है कि नहीं। हाँ, 1,80,000 सुपर प्रॉफिट इन्होंने किया नहीं है, हम लोग करेंगे। तुम लोग करके देखो, आंसर सेम आना चाहिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सेम वही रिटर्न है। 20 प्रॉफिट कमाना है तो 100 कैपिटल लगाना है। अगर 1 प्रॉफिट कमाना है तो कम लगाएंगे तो चलेगा इसी बेसिस पे। और सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने पिछले बार निकाला हुआ है स्टेप्स में, देखो 36,000। अगर मुझे 36,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ेगा, जो नहीं लगा के वो कमा लेते हैं। वन लैख 80,000 आ गया आंसर, 1,80,000। ये क्या आ गया, एक्स्ट्रा 30,000, मतलब ये क्या आ गया, कैपिटल वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए एक्स्ट्रा 1,80,000 लगाना है, तो ये एक्स्ट्रा ही मेरा गुडविल का सपोर्ट से हो जा रहा है, मुझे नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब जिनका गुडविल है उनको 1,80,000 नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ग्रिप में थोड़ा थोड़ा आ ही जाएगा मेथड, इतना सारा हम लोग प्रैक्टिस करें। इसके बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा करेंगे, एन्युटी, ठीक है। एन्युटी मेथड मैंने अभी तक नहीं सिखाया है, बता देते हैं एन्युटी मेथड में कैसे होता है एन्युटी मेथड, ठीक है। तो पहला बात है, एन्युटी मेथड का मतलब होता है जिन्होंने टाइम वैल्यू मनी किया है, मतलब जिनका मैथ्स है या फिर जो एफएम करते हो, ठीक है, उनको पता होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है। एन्युटी मेथड पढ़ाया जाता है। एन्युटी का मतलब ये होता है कि अगर एक सेम अमाउंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में रिसीव करने वाले हैं, या फिर सेम अमाउंट पेमेंट करने वाले, जैसे कि ईएमआई, ठीक है। ईएमआई जैसे मान लो किसी का 2,000 का ईएमआई चल रहा है, कोई चीज परचेज हुआ है उसके अगेंस्ट पे, तो वो मान लो 5 मंथ्स तक चलेगा, तो 2,000 2,000 2,000। तो ये जो पेमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युटी पैटर्न। एन्युटी का मतलब होता है जब हम लोग कोई सेम अमाउंट को जो है बार बार पे या रिसीव कर रहे हैं, लेकिन उसका एक फिक्स पीरियड होना चाहिए, जैसे इतने टाइम तक ही ये चलेगा। अनलिमिटेड टाइम होने से वो एन्युटी नहीं होता है, वो परपिचुइटी हो जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं चाहिए, वो मैथ्स में चाहिए होता है या एफएम में, हम अकाउंट्स में यहाँ पर एन्युटी मेथड का हमें ज्यादा डिटेल्स चाहिए नहीं। इस मेथड से क्वेश्चन भी कम आता है, ज्यादा क्वेश्चन वो आगे का जो मेथड है उसी से आएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, एन्युटी मेथड का मतलब बस इतना समझो, जैसे कि मान लो कि मैंने मान लो एक रेंट लिया है, ठीक है, रेंट का एग्रीमेंट किया है जिसमें ये बोला हुआ है कि 3 इयर्स तक मुझे कितना करके पे करना है, 10,000 मान लो पर मंथ करके पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 1 2 ऐसे करके मैंने दिखा है, ठीक है।
तो 1 2 3 ठीक है। तो पहले साल मुझे 10,000 करके पर मंथ अगर पे करना है, या फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम पर एनम कर देते, इतना कम होगा नहीं, जस्ट पर एनम कर दिए। तो पहले साल मुझे कितना देना पड़ा, 10,000। फिर ये एक साल के एंड में, मान लो एंड में देना पड़ रहा है, एंड में भी होता है एन्युटी, बिगिनिंग भी होता है, ठीक है। मान लो हम लोग एक साल खत्म होने पे 10,000 देंगे, फिर एक साल खत्म होने पे कितना देंगे, 10,000, फिर एक साल खत्म होने पे कितना देंगे, 10,000 देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, एक साल के बाद 10,000 का जो वैल्यू है, 2 साल के बाद भी 10,000 का वैल्यू उतना ही होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर अभी तुम लोग के पास मान लो 1,00,000 रुपए है, एक साल बाद भी वो 1,00,000 का परचेसिंग पावर उतना ही होगा। मान लो आज 1,00,000 से जो भी खरीद सकते हो, वो सेम चीज खरीदने के लिए एक साल बाद क्या 1,00,000 इनफ है, या उसमें कुछ एडिशन जरूरत पड़ जाता है? चीजों का दाम इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, अब बढ़ता है। तो अगर अभी मान लो ये पेन मुझे मिल रहा है 1,000 रुपए का, 2 दिन बाद खरीदने, 2 दिन नहीं, मान लो 1 साल 2 साल जो भी चला, उसके बाद खरीदने जाएंगे, देखा जाएगा यही 1,200 रुपए का हो गया, मान लो, ठीक है। तो वैसे तो होता ही है ना। तो तुम लोग बचपन से पेन का जो प्राइस स्पेंड करते हो, या बुक्स का, या मतलब बुक्स का छोड़ो, वो तो अलग होता है, कॉफी वगैरह जितने में खरीदते थे बचपन में, अभी उसका प्राइस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 10,000 आज इसका वैल्यू, और एक साल बाद, और मतलब 2 साल बाद उसका वैल्यू, 3 साल बाद उसका वैल्यू, बात बराबर नहीं होता है। हम लोग भले ही 10 10 10 बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है, गिरते जा रहा है। तो एन्युटी मेथड बोल रहा है ये सारे वैल्यूज का आज का वैल्यू निकालो, ठीक है। मतलब फ्यूचर का वैल्यू भी होता है प्रेजेंट, हमारे यहाँ पर प्रेजेंट से ही मतलब है। तो 10,000 का जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ठीक है, 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, हमें यहाँ पर निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। एन्युटी क्यों, क्योंकि 10,000 देखो फिक्स पेमेंट है, मुझे 3 साल तक करना है। मैंने अभी बोला एन्युटी का मतलब ही होता है एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स टाइम के लिए। अगर हम लोग एक फिक्स्ड पैटर्न में, जैसे कि ईयर एंड में कर रहे हैं, फिक्स्ड पैटर्न में अगर पे या रिसीव कर रहे हैं, कुछ भी हो, उसे एन्युटी बोलते हैं। उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब 10,000 का आज का वैल्यू, इस 10,000 का आज का वैल्यू, इस 10,000 का आज का वैल्यू मुझे निकालना है, इसी को एन्युटी बोलते हैं। तो वो निकालने के लिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे रेट मिलेगा, ठीक है। रेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, रेट गिवन, ये देखो रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एन्युटी का हम पहले एग्जांपल बताते, फिर इलास्ट्रेशन 1 में उसका एप्लीकेशन भी तुम लोग को दिखा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर देखोगे, ये रहा देखो एन्युटी, यहाँ पर क्या बोला था, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड इज दैट टाइम वैल्यू मनी इज नॉट कंसिडर्ड। जब हम लोग किसी को ये बोल रहे हैं ना कि आप ये प्रॉफिट, मैंने लास्ट दिन तुम लोग को बताया था ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट हम लोग इतने साल तक देख सकते हैं, इसीलिए आपसे बोल रहे हैं आप इतने साल के लिए इसका पेमेंट करो। जैसे अगर हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ले रहे हैं, मतलब जो सेलर है वो ये कहना चाह रहा है कि 36,000 रुपीज आप बिना मेहनत किए नेक्स्ट 3 इयर्स तक देख सकते हो। लेकिन एक बात सोचो, मुझे आज 36,000 मिला, उसका वैल्यू मेरे लिए जो है एक साथ बाद जो मिलेगा उसका वैल्यू मेरे लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके बाद जो मिलेगा और कम होगा। अगर यही 36 मुझे 10 साल बाद मिलता है तो उसका वैल्यू और भी कम हो जाएगा। लेकिन उस चीज को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब पैसे का जो समय के साथ साथ वैल्यूएशन में चेंजेस होता है, वो हम लोग बाकी मेथड्स में कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एन्युटी मेथड आया हुआ है। Although it was expected that super profit would be earned in 5 future years, still no devaluation was done on the value of money for the time difference. In fact, when money will be received in different points of time, बोल रहा है कि ये तो करना चाहिए ना, अगर हम लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा ले रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोग 36,000 एक बार में तो हमें नहीं मिलेगा, एक साल बाद मिलेगा, तो एक एक साल में तो कितना चीज चेंज हो जाता है। तो पैसे का वैल्यू भी तो चेंज होता है, वो तुम लोग कुछ परचेस करने जाओगे तो ही पता चलेगा। आज जो चीज 10 रुपए का मिल रहा है, एक साल बाद वही चीज 12 रुपए का मिल रहा होगा। तो वही बोल रहा है इट्स वैल्यू शुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कैसे चेंज होता है, वो इंटरेस्ट रेट पे। जैसे देखो अगर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग मानते हैं, तो कैसे करके कैलकुलेट, तो सुपर प्रॉफिट मान लो ये है,
कितने साल के लिए दिख रहा है? 5 इयर्स के लिए। अब बोल रहा है कि 3000 को 3000 का पहले साल का वैल्यू और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा साल का वैल्यू वो चेंज होते जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 3000 को 5 साल के लिए ऐड करते हैं कितना होता है? 15,000। लेकिन क्वेश्चन ये हमें समझाना चाह रहा है, देखो तुम्हें जो लग रहा है कि तुम्हें 5 साल के अंदर 15,000 रुपए मिलेगा, लेकिन उसका अगर आज का वैल्यूएशन करोगे वो आज के डेट के 10,000 10,056.60 के साथ इक्विवेलेंट है, यानी बराबर है। आज अगर मेरे पास 10,056 रुपीज 60 पैसा है तो वो 5 साल तक 15,000 मिलने के बराबर है। जरूर दिख रहा होगा 5 साल में मुझे 15,000 मिलेगा, लेकिन एक्चुअली मुझे आज के डेट पे अगर उसका वैल्यू निकाले तो वो कितना हो गया? इतना। जैसे मान लो कि मुझे किसी ने अभी 10,000 रुपया दिया, ठीक है, एक साल बाद भी अगर मुझे 10,000 रुपए दे रहा है, इसका परचेजिंग पावर और इसका परचेजिंग पावर में डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि एक साल बाद हम 10,000 से वो चीज नहीं खरीद पाएंगे जो एक साल पहले खरीद पा रहे थे। तो वही चीज को यहाँ पर वैल्यू किया। तो हमें फैक्टर्स कैसे निकालना है? सिंपल फैक्टर्स देखो हमें ऐसे निकालने, जो भी हमें रिटर्न दे देगा, जैसे कि देखो ये कैसे निकाला गया हम बता देते हैं। जैसे तुम लोग अपना कैलकुलेटर ले सकते हो और ये देखो ऐसे करो 15 और ये कितना है? परसेंट यानी 100, 15 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 100, ठीक है। तो कितना आ गया? 0.15। इस पे 1 ऐड करो, 1.15। इसका मतलब क्या है? बोल रहा है आज जो 1 रुपए में मिलेगा, अगर इन रेट जो है 15% चल रहा है, तो कल वही चीज को खरीदने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 1 तो पे करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा? 15 पैसे, ठीक है। ये बोल रहा है। अब इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं आज जो चीज 1 रुपए का है वो फ्यूचर में कितने का मिलेगा? 1.15। रिवर्सली हम लोग ये बोल सकते हैं जो आज जो फ्यूचर में 1.15 का है वो आज कितने का है? 1। रिवर्सली तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना, जो फ्यूचर में मेरा 1.15 का है वो आज कितने का है? 1 रुपीज का है। तो वैसे करके ही यहाँ पर निकालेंगे 1.15। अब ये देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करो, कितना आंसर आया? 0.8696। अब मैंने ये क्यों किया 1 डिवाइडेड बाई 1.15? मैंने इसलिए किया, देखो अगर 1.15 का आज का वैल्यू कितना है? 1 रुपीज। मुझे तो आज का वैल्यू निकालना है। मैंने अभी बोला कि यहाँ पर हमें एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, मतलब आज का। तो फ्यूचर वैल्यू जिसका 1.15 है उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1। तो 1 रुपीज का जो फ्यूचर वैल्यू उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना? 1 डिवाइडेड बाई 1.15, यानी 2 साल बाद कितना होगा? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 1.15 हो जाएगा। 2 साल में स्क्वायर, 3 साल में क्यूब। तो कैसे निकाला जाता है? ये जैसे है इसको इक्वल लगा दोगे ऑटोमेटिकली दूसरा वाला आ जाएगा। इक्वल लगाने का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 1.15 तो ऑलरेडी कैलकुलेटर में किया हुआ है, फिर इक्वल लगाने का मतलब फिर डिवाइड हो गया कितने से? 1.15 से। फिर इक्वल करो, देखो नेक्स्ट वाला आ गया, फिर इक्वल करो, देखो नेक्स्ट वाला आ गया, फिर इक्वल करो, देखो नेक्स्ट वाला आ गया। मतलब वो कैलकुलेटर के दिमाग में सेट हो जाता है कि मुझे क्या करने बोला है, 1 डिवाइडेड बाई 1.15। और जब इक्वल इक्वल किए जा रहे हो तो जो फंक्शन पहले एड ऑन किए हो वो ऑटोमेटिकली हमें शो करते जाता है कि वो हम लोग का इतना इतना आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमें इतना मैथमेटिक्स यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मैथ्स में जरूर जरूरत पड़ेगा। तो ये वाला यहाँ पर ऐसे करके वर्क करेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम दिखाते हैं कैसे करके फाइंड आउट करना। यहाँ पर हमें एन्युटी मेथड से भी निकालने के लिए बोला है। रेट ऑफ रिटर्न जो 20% है, यहाँ देखो हमारे पास रिटर्न एक ही है पूरे क्वेश्चन में 20%, यही मेरा एन्युटी के लिए आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन्युटी मेथड में कैसे निकालोगे? एन्युटी मेथड में हमें एक आर चाहिए जो कि मेरा इस क्वेश्चन में कितना है? 20%, ठीक है। अच्छा अब इसका मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर कितने साल का निकालोगे? बोलो कितने साल का निकालोगे? नहीं, ये 4 साल का प्रॉफिट है। अच्छा देखते हैं कितने साल का निकालने बोला। एन कितना हो जाएगा? 4 साल का तो हमें एवरेज प्रॉफिट बोला है, और हम लोग का नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिया गया है? 3। हर एक क्वेश्चन में हम लोगों ने नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लिया है? 3 लिया है ना। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग का 20% ये हम लोग का होना चाहिए
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, हाँ 3 ईयर, ठीक है। जितना नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा ना उतना हमें लेना है, उतने दिन का डिस्काउंट करना है। तो यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चंस 3 मान के किए तो 3। तो ये जो 1/20% है इसको तुम लोग को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर बोलते हैं इसे। जैसे अभी मैंने तुम लोग को सिखाया कैसे निकालना है, तो कैसे करके निकालना है ये देखो, 1/1.2 पहले ये करना है फर्स्ट ईयर के लिए, फिर नेक्स्ट करना है 1/1.20 का स्क्वायर, और उसके बाद करना है 1/1.20 का क्यूब, ये करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, सिंपल कैलकुलेटर लो और लिखो 1/1.20। अच्छा 1.20 कैसे आया, 20/100 करने से 20 पैसा प्लस 1, ठीक है। 1.20 कैसे आया, 20/100 करने से 0.20, इतना करके वैल्यू में चेंजेस हो रहा है तो 1 रुपया इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नॉर्मली क्वेश्चन में हमें एन्युटी फैक्टर दे देता है। अब कैसे निकालोगे, 1/1.20 कितना आ गया, 0.8, ये देखो 0.8333, हम 4 डिजिट तक लिख रहे हैं। नेक्स्ट वाला कैसे निकालोगे, नेक्स्ट वाला यहाँ पर हो जाएगा इक्वल कर दो 0.6944। इक्वल करने से क्यों आ जाता है, इक्वल करने से इसीलिए आ जाता है क्योंकि कैलकुलेटर के दिमाग में ये सेट हो गया है, ठीक है। और जैसे ही फिर से इक्वल करोगे तो वो फिर क्या करेगा ना, लास्ट जो फंक्शन की उसको ले लेगा, मतलब डिवाइड क्या कर देगा, 1.20 को अगेन डिवाइड कर देगा, तो आ जाएगा। अगर तुम लोगों को वैसे नहीं समझ में आता है फिर 2 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर उस चीज को ले लेगा। 6944 अगेन एक बार डिवाइड करो, देखो फिर से वही वाला आ जाएगा। ये 3 बार डिवाइड करने से जितना आएगा 0.5787। अब ये सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है। ये 3 बार के फैक्टर को हमें कर लेना है ऐड कर 0.8333, 0.6944, 0.5787, 2.1064। मतलब जो 1 रुपए करके हमें 3 रुपया लग रहा है वो एक्चुअली कितना है, आज का वैल्यू 3 रुपीज का 2.1064, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे गुडविल। गुडविल एन्युटी मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, गुडविल कितना हो जाएगा, हमें गुडविल जब निकालना है एन्युटी मेथड से तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे निकालना है, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट जो होगा वो हमें लेना है, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना आया था 36,000, उसका मुझे डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना है। तो अगर 1 रुपए का 3 साल, मतलब ये क्या हो गया, अगर मुझे 111 करके 3 रुपीज रिसीव होने वाला है, उसका अगर आज का वैल्यू इतना है तो 36,000 का आज का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटू 2.1064 करके, तो देखो कितना है, 75,830.4 इतना आ रहा है, 75,830.4। चेक करते हैं सही आया है क्या? 75,834 हुआ है इनका, तो मेरा क्या अलग आ गया 2.1064। अच्छा इन्होंने 65 लिया है अप्रोक्सीमेशन करके, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आया। 75,834 आया, मेरा 830 आया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ना 5 लिया है, मतलब किसी चीज को राउंड अप किया होगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये गुडविल निकल के आ गया। तो गुडविल हम लोगों ने कैसे निकाला, हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट का डिस्काउंटेड वैल्यू निकाला। क्या निकाला, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब 3 इयर्स में हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट कैसे देखा था, 36,000 इंटू जब 3 किया था। तुम लोग यहाँ पर अगर देखोगे, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग का वैल्यू कितना आया था, 1,08,000। सेकेंड वाला मेथड देखो इलास्ट्रेशन 1 में 1,08,000, लेकिन 1,08,000 हम लोग टाइम वैल्यू मनी कंसीडर नहीं करके ये सोच रहा है, लेकिन अगर टाइम वैल्यू मनी कंसीडर करोगे वही 1,08,000 हम लोग का कितना हो जाएगा, 75,830.4 रुपीज, ठीक है। लेकिन तुम लोग को इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये हम बोल सकते हैं एटलीस्ट अकाउंट्स के केस में नॉर्मली फैक्टर्स दे देता है। अगर नहीं देगा तो फिर इस तरीके से कैलकुलेट करना है, नॉर्मली दे देगा फैक्टर्स, तो इसको लेके ज्यादा चिंता मत करो। बट तुम लोग का
मैथ्स में, जिनका मैथ्स है उनका मैथ्स में होता है, जिनका इंटर में एफएम है उनका एफएम में होता है, तो सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एन्युटी मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल बात है, एन्युटी मेथड का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, चाहे सुपर प्रॉफिट निकालो कुछ भी निकालो, उस वैल्यू का हमें क्या करना है, आज का वैल्यू निकालना है। जैसे 10 मुझे 30,000 रिसीव होने वाला है, लेकिन बोला जा रहा है कि क्योंकि परचेसिंग पावर पैसे का कम हो जाता है, तो जो 30,000 मुझे दिख रहा है कि भाई मुझे 3 साल बाद 30,000 देना है, एक्चुअली मुझे कितना देना है, इसको जब डिस्काउंट करोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली मुझे कितना देना है। 30,000 का मेरा आज का वैल्यू कितना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 2, यहाँ पर देखते क्या बोला है क्वेश्चन में। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर, ठीक है। तो राठौर के हिसाब से ये बिजनेस चलता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनका दिखाया है, देखो 1,50,000, ठीक है। ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब बिजनेस करके इनका क्या प्रॉफिट हुआ है, तो 16 में प्रॉफिट इतना, 17 में प्रॉफिट, 18 में लॉस हुआ है, 19 में प्रॉफिट हुआ है। बोल रहा है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। इसका मतलब क्या हो गया, बोल रहा है ये जो पैसा इन्होंने किस में लगाया है, बिजनेस में लगाया है। ये पैसे को अगर बिजनेस में नहीं लगा के कहीं इन्वेस्ट कर देते तो उनको कितना रिटर्न मिलता है इससे, 10%, ठीक है। अच्छा, ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट नॉर्मली हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हम लोगों ने इस पैसे का एफडी कर दिया, ठीक है। तो बैंक मुझे क्या देगा, जो पैसा जमा करेंगे उससे ज्यादा देगा। अगर हम एफडी का पूरा टर्म्स कंडीशन फुलफिल करते, मान लो एफडी है 1 ईयर का, तो बैंक बोल रहे हैं 1 ईयर बाद आपको इस पे 10% एक्स्ट्रा दे देंगे। तो बैंक ना ऐसे ही किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता है। क्यों देता है, क्योंकि बैंक को भी पता है टाइम वैल्यू मनी होता है, परचेसिंग पावर लोगों का कम होता है। तो बैंक हम पे कोई मेहरबानी नहीं करता है कि हमें एक्स्ट्रा दे दिया। हम लोग सोचते हैं देखो बैंक हमें एक्स्ट्रा दे दिया, नहीं, बैंक क्यों हमें एक्स्ट्रा देगा, बैंक का भी तो बिजनेस है, बैंक थोड़ी ना कोई एनपीओ चला रखा है। बैंक इसीलिए एक्स्ट्रा देता है क्योंकि हमारे इस पैसे को एक साल में वो कहीं ना कहीं लगाता है, लगा के उससे अर्निंग करता है, और अर्निंग उससे ज्यादा करता है। मान लो मुझे 10% रिटर्न दे रहा है, लेकिन इसी पैसे को जब हम बैंक में रखेंगे, बैंक उससे मान लो 15% रिटर्न कमाए, कैसे, लोन दे के लोगों को या फिर अलग अलग जगह पे। तो बैंक के पास आया 15%, ये पैसा कमा के बैंक मुझे कितना देगा, 10%। हम तो खुश है भाई मुझे एक्स्ट्रा मिला, लेकिन अपना उसका अर्निंग कितना हो गया, 5%। ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से बैंक का बिजनेस चलता है, ठीक है। तो जिनका बैंकिंग कंपनी होता है, ठीक है, वो नॉर्मली सीएमए का होता है, इंटर में वहां पर जो है पढ़ना पड़ता है बैंक बैंक कैसे काम करता है। तो वही चीज हो गया। तो ये 10% रिटर्न जो बैंक हमें दे रहा है, वो उसको भी पता है कि टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से मुझे लोगों को ये देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो देता है। तो अगर हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते तो हमें ये रिटर्न तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट में तो इतना हमारा क्या है, टाइम वैल्यू मनी की वजह से ये रिटर्न हमें मिलना चाहिए। फिर बोल रहा है क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें एक रिस्क है, बैंक में पैसा रखने का रिस्क नहीं है। बैंक में पैसा रखोगे तो बैंक वाला जो रिटर्न बोला है वो दे देगा, लेकिन अगर हम बिजनेस में लगाते हैं तो मेरा पैसा डूब भी सकता है, तो हम रिस्क ले रहे हैं। अगर रिस्क लेंगे तो रिटर्न भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। 2% एक्स्ट्रा और रिटर्न मिलेगा, मतलब इस बिजनेस से मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है, 12%। यही पैसा बैंक में रखते तो मुझे सिर्फ कितना मिलता, 10%। ये रिस्क फ्री रिटर्न है, और ये क्या है, रिस्क वाला रिटर्न। अब बिजनेस करना ऑब्वियसली रिस्क होता है, ठीक है। तो अगर रिस्क हाई रिटर्न, ठीक है। अब बोल रहा है रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर, मतलब ये जो मिस्टर राठौर है, ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम अपना काम नहीं करके, खुद का काम नहीं करके, अगर हम किसी और जगह पे अप, मतलब अपने आप को ऐसे इंप्लॉय करते, मतलब कहीं जॉब करते, ठीक है, तो मुझे कितना पैसा रेम्यूनरेशन मिलता हर साल, 6,000। मतलब इनका कहना है ये पैसा बैंक में रख देते, इतना मुझे मिल जाता, और अगर हम कहीं काम करते तो मुझे सालाना कितना मिलता, ईयरली 6,000, ठीक है। लेकिन इफ नॉट एंगेज्ड इन बिजनेस, मतलब अगर वो बिजनेस नहीं करते, क्योंकि एट ए टाइम बिजनेस जॉब दोनों कैसे कर सकते हैं, तो उनका कहना है कि अगर हम ये बिजनेस नहीं करके जॉब करते तो मुझे 6,000 पर मंथ मिलता, पर एनम मिलता। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट गुडविल ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। मतलब हमें कौन सा मेथड यूज करने बोला है, बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करो, कैसे करके, ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज पता चल गया कितना है, 5 years। कौन से मेथड से,
सुपर प्रॉफिट मेथड से, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट वाला, मतलब गुडविल में क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि मुझे पता है कितना 5, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब बोला है कैलकुलेट करना है प्रॉफिट को, सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, ये 4 साल का, यहाँ तो 5 साल हो गया, जो भी हो हमें 4 लेना है, ठीक है, 4 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट का बेसिस से सुपर प्रॉफिट को निकालना है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। और ये 6000 का क्या कंसेप्ट होगा, अगर इनका कहना है कि अगर हम बाहर काम करते, अपना बिजनेस नहीं खोलते, तो मुझे 6000 पर एनम मिलता, तो हम अपने बिजनेस से 6000 ड्रॉ करेंगे, उनका कहना ये है, ठीक है, कि मुझे ये रेम्यूनरेशन मिलने वाला था, तो हम ये अपने बिजनेस से ड्रॉ करेंगे। तो मुझे गुडविल निकालना है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे मेथड भी बता दिया सुपर प्रॉफिट, तो मुझे ओवरऑल क्या चाहिए, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी मुझे पता है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो भी ईयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से 4 इयर्स का प्रॉफिट का मुझे एवरेज निकालना है, लेकिन वो प्रॉफिट कैसा होता है, अगर याद करोगे तो एडजस्टेड प्रॉफिट होता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया है वहां पर कुछ एडजस्ट करने लायक था नहीं, तो हम लोगों ने किया नहीं, लेकिन यहाँ पर है एडजस्ट करने लायक, क्या है ये, रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो हमें उसका एडजस्टमेंट करके उसके बाद ही जो है प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजस्टेड प्रॉफिट, फिर उसका एवरेज करेंगे, ठीक है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अच्छा प्रॉफिट जो है हमें लेना है 4 इयर्स का बोला है ना, देखते हैं, हाँ लास्ट 4 इयर्स, तो मुझे बोलो कौन कौन सा लेंगे, सभी लेंगे, 4 ही तो है, मुझे लगा 5 है, चलो ठीक है 4 ही तो है, सभी लेना पड़ेगा, 16 से लेके पूरा 19 तक, ठीक है। तो ईयर हम लोग का हो जाएगा 2016, 2017, 2018, 2019। अब यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों लिखते, क्योंकि क्वेश्चन में ना हम लोग का लॉस भी था, अब देख देख के लिखो, 40,000, 36,000 लगातार तो है, 40,000, 36,000, उसके बाद है 6,000 लॉस और 50,000 और 50,000। अच्छा, अब ये प्रॉफिट का क्या हम लोग एवरेज करें कि सिंपल करें, बताओ। सिंपल ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ा तो था, लेकिन उसके बाद फिर लॉस मतलब कम हो गया, फिर बढ़ा, अप एंड डाउन है, तो सिंपल करना पड़ेगा। तो सिंपल करने के लिए अब इसका टोटल करने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे, तो देखो कितना होता है, 36 माइनस 6, 30, 30 और 40, 70, 70 और 50 कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, 1,20,000 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 4, 4 इयर्स का एवरेज है तो 4 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 30,000 पर एनम, ठीक है। लेकिन इससे हमें क्या लेस करना पड़ेगा, रेमूनरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, लेस कर देंगे। अच्छा लेस क्यों कर रहे हैं, मैंने तुम लोग को यहाँ एक लिस्ट दिया था ना, देखो काफी बड़ा एक लिस्ट दिया था कि कब क्या लेस करना है, कब कहां पर क्या ऐड करना है। तो देखो मुझे चाहिए बिजनेस का प्योर प्रॉफिट, तो अगर प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से 6,000 रुपए जो है वो ड्रॉ करना चाहता है, तो उसका प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6,000 को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट 6,000 पर एनम है, तो ये भी पर एनम है, तो इससे इसको हम लोग लेस कर सकते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, 24,000 पर एनम, मतलब ये हो गया हम लोग का
एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, ये था एवरेज प्रॉफिट। अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है, करने के बाद आएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। और ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इनका कहना है भाई हम अगर कहीं और काम करते मुझे 6,000 ईयरली मिलता तो मेरा 6,000 का प्रॉफिट हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो फिर अगर गुडविल वैल्यू करना है तो वही प्रॉफिट बताओ जो तुम्हारे बिजनेस में एग्जिस्ट करता है। अगर ये 6,000 निकाल लेगा तो फिर 24,000 ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट, क्योंकि तो हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से ही तो क्वेश्चन को करने बोला है ना, तो सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस कितना हो जाएगा? एवरेज में कौन सा लेना है? एडजस्टेड वाला, क्योंकि अगर एडजस्ट हो चुका है तो वही लेना पड़ेगा, अगर नहीं होता तो फिर 30,000 ही ले लेते। माइनस हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कितना कैपिटल लगाया है? 1,50,000, और उस पे इस बिजनेस में टोटल रिटर्न कितना है? 12%। 10% तो नॉर्मल और 2% रिस्क के वजह से, ठीक है। तो फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये कितना कमाते हैं? बाकी लोग अगर 1,50,000 लगाते तो 12% के अकॉर्डिंग कितना कमा लेते? 18,000, ठीक है। लेकिन इन्होंने 24,000 कमाया, मतलब इनका सुपर प्रॉफिट हो गया 6,000। अब यहाँ पर निकाल लेंगे गुडविल। गुडविल कितना हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्वेश्चन में इस बार हमें नंबर ऑफ ईयर परचेस बोला है तो हमें वही लेना पड़ेगा जो कि था 5 इयर्स। तो 5 इयर्स इंटू 6,000 कितना हो जाएगा? 30,000, ठीक है। जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वही है, बस पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ आया जहां पर हमें एडजस्ट करने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने एडजस्ट किया। अच्छा, अब तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए जो कि हम बता रहे, देखो कि 6,000 तो हर साल है, तो हम लोगों ने एक बार ही क्यों लेस किया? अब उसका भी लॉजिक देख लो। मतलब तुम लोग अगर देखोगे कि 6,000 तो हर साल ड्रॉ होगा, तो हर साल तो प्रॉफिट से 6,000 कम होना चाहिए, लेकिन मैंने तो एक ही बार में दिखाया। क्यों? क्योंकि मैंने उसका क्या कर लिया था? एवरेज। अगर तुम लोग चाहो तो हर बार भी दिखा सकते हो, मतलब कैसे होगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा। हम बता देते हैं। जैसे मान लो पहले साल का प्रॉफिट 40,000 में से प्रोप्राइटर अगर अपना 6,000 ड्रॉ कर लेता है तो कितना बचेगा बोलो? 34,000, ठीक है। अगर 36,000 में से 6,000 ड्रॉ कर लेगा फिर नेक्स्ट ईयर तो कितना बचेगा? 30,000। अगर 6,000 लॉस में से 6,000 अगर वो लेना चाहता है तो ले तो नहीं पाएगा, नेगेटिव बैलेंस कितना हो जाएगा? 12,000। अगर 50,000 में से वो 6,000 ड्रॉ कर लेगा तो फिर कितना बचेगा? 44,000। तो ये क्या हो गया? ये एडजस्ट पहले ही हम लोगों ने कर दिया, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारे इस आंसर से मैच होना चाहिए, मैच हो जाएगा, चेक करके देखो। 34 और 30 कितना हो गया? 64। 64 और 44 कितना होगा? 1,08,000। 1,08,000 से 12,000 लेस करते 96,000, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 96,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आता है? देखो 24,000। देखो आ गया सेम डेटा 24,000। तो अगर हर बार ड्रॉ करके दिखाते हो तो फिर पहले ही प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एवरेज किया, फिर उस पे क्योंकि ये 1 ईयर का है तो 1 ईयर का ही रेम्यूनरेशन, तो भी मेरा आंसर सेम आएगा मैथमेटिकली। ये मेथड ही करना चाहिए क्योंकि इससे जल्दी होगा। आप एक एक बार करके हर एक से लेस करोगे तो टाइम लगेगा। हाँ, हर एक से भी हमें लेस करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? जब अलग अलग एडजस्टमेंट है। मान लो यहाँ 6,000 की जगह यहाँ 6 था, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 10 हो गया, तब ऐसे अलग ही करना पड़ेगा। तब एक बार में कैसे करें? तब तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है एक ही जैसा अमाउंट है, एडजस्टमेंट में एक ही अमाउंट है, और वो अमाउंट भी जो है इक्वल है हर एक ईयर के लिए, तभी हम लोग ऐसा करके कर सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसा करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे करके गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर चेक करते हैं। हाँ, 30,000। अब आ रहा है हिडन गुडविल। ये बताते हैं क्या होता है हिडन गुडविल, या फिर इसको बोलते हैं इम्प्लाइड गुडविल, ठीक है, या फिर इन्फेरेड गुडविल। तो ये लिख लो, हेडिंग करो, हिडन गुडविल क्या हो? हिडन या फिर इम्प्लाइड या फिर इन्फेरेड गुडविल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि
गुडविल के लिए पार्टनर को जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जाओ भाई गुडविल लेके आओ, जैसे लास्ट दिन मैंने एग्जांपल दिया था कि ए बी बिजनेस में थे, सी आना चाहता है, लेकिन ए बी को लग रहा है कि उन्होंने तो गुडविल कमाया, सी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए फिर क्या सजेशन दिया गया कि सी से कैपिटल के साथ साथ गुडविल के लिए भी पैसा मांग लो, ठीक है। तो फिर तुम लोग के मन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी पार्टनर क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर इनकमिंग पार्टनर को गुडविल के बारे में बोलते नहीं है कि मुझे गुडविल के लिए भी इतना पैसा दो, कैपिटल के साथ वो ऐड करके बोलते हैं कैपिटल ही लेके आओ। मतलब गुडविल भी मांग रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे कि हम गुडविल मांग रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग कैपिटल ही मांग रहे हैं, मतलब गुडविल को छुपा रहे, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया तो। जैसे देखो, मान लो दो पार्टनर है ए और बी पहले से, ठीक है, उनको सी को एडमिशन लेना है। अब उनका कैपिटल पहले से है, सी आने के पहले मान लो 20,000 और 15,000, ठीक है, ये यही सब दे रहे एग्जाम्पल, 20,000 और 15,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल 1:1, ठीक है। अब वो सी को एडमिशन लेना चाहते हैं, कितने शेयर के लिए, सी को बोल रहे हैं आपको 1/4 शेयर हम लोग देंगे, अपने बिजनेस से 1/4 शेयर देंगे, आपको कैपिटल लाना है 18,000, ठीक है, कैपिटल 18,000 लाना है, ऐसा इन्होंने कह दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें पता करना है क्या इस कैपिटल के वैल्यू में सिर्फ कैपिटल ही है या फिर इसमें गुडविल भी ऐड है, तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल आफ्टर सीज एडमिशन कितना होगा। टोटल कैपिटल सी के एडमिशन के बाद कितना हो रहा है बोल सकते हो, टोटल कैपिटल आफ्टर सी से एडमिशन, सी के एडमिशन के पहले ए का कितना था, बी का कितना था, और सी कितना लाएगा 18,000। तो टोटल करने से ही पता चलेगा कि सी के एडमिशन के बाद इनका टोटल कैपिटल कितना बनता है, कितना बन रहा है देखो, 20, 15 और 18, टोटल कैपिटल बन गया 53,000, ठीक है। लेकिन ये तो सचमुच का दिख रहा है हम लोग को कि भाई 20, 15 और 18, ये ए भी छुपा भी नहीं सकते, जब भी ये बिजनेस में आएगा इनको दिख जाएगा। ए का कैपिटल कितना है 20, बी का कैपिटल कितना है 15, सी ने कितना डाला 18, तो इनका टोटल कैपिटल कितना बन गया 53,000। लेकिन इनका टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टोटल कैपिटल शुड बी, टोटल कैपिटल शुड बी कितना होना चाहिए, अब वो हम लोग कैसे निकालेंगे, आफ्टर सीज एडमिशन कितना होना चाहिए। अब देखो, कैपिटल के लिए जो डिमांड होता है नॉर्मली जितना प्रॉफिट दिया जाता है उसके बेसिस पे होता है, ऐसा मान के हमें चलना है। मतलब अगर किसी को 1/4 प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितना कैपिटल लाना पड़ेगा 18,000। तो उस हिसाब से अगर हम लोग चले तो टोटल प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल का जरूरत होगा ये बता सकते हो। जैसे 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, अगर 25% प्रॉफिट के लिए 18,000 कैपिटल चाहिए तो 100% प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल चाहिए, वही तो मेरा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगा। बोलो कितना होगा, कैलकुलेट करके बता सकते हो। फिर से वही यूनिटरी मेथड ही आ जाएगा, ट्राई करके देखो, मैंने जो बोला वो कर पा रहे हो तुम। मैम 72,000। हाँ 72,000। देखो, अगर 1/4 के लिए हम लोग किसी से 18,000 का डिमांड कर रहे हैं तो वन वन यानी पूरा 100% लिखोगे तो यहाँ 25% लिख देना। 18,000 1/4 ज्यादा कि 1 ज्यादा, ऑब्वियसली 1 ज्यादा होता है 1/4 कम होता है। तो जब हम लोग कम से ज्यादा में आते हैं तो मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 4/1 हो जाता है। ये मैथ्स का जो रूल्स है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया 72,000। मतलब अगर हम लोग सी को बोल रहे हैं कि 18,000 प्रॉफिट कैपिटल लाओ तुम्हें 25% प्रॉफिट मिलेगा, तो बाकी ए भी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, 100 से 25 माइनस कर दो तभी तो पता चलेगा कि ए भी कितना प्रॉफिट इंजॉय कर रहे हैं। तो 75%, तो 75% प्रॉफिट के लिए इनका कैपिटल जितना बनना चाहिए, तो 75 और 25 मिला के इनका टोटल कैपिटल होना चाहिए 72,000। लेकिन
सी के एडमिशन के बाद कितना बन रहा है, 53,000, कम बन रहा है, मतलब इनका कैपिटल का अमाउंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नहीं है, मतलब एक्चुअली इन्होंने 18,000 में ज्यादा मांग रखा है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल का डिफरेंस आया, क्योंकि कैपिटल होना चाहिए इतना, लेकिन वो कितना रहा है, इतना, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल देखो कैसे आएगा, 72,000 का कैपिटल होना चाहिए, बट कैपिटल मेरा बन रहा है 53,000, तो आंसर कितना आ जाएगा, 19,000। एक्चुअली इनके बिजनेस का गुडविल कितना है, 19,000, उसका शेयर इन्होंने जो है सी से मांगा है। इस चीज को हम प्रूफ भी करके दिखाते हैं, देखो यहाँ पर शेयर ऑफ गुडविल फॉर सी, सी का गुडविल का शेयर कितना होगा, अगर टोटल गुडविल 90,000 है, उसमें 1/4, क्योंकि कुछ नहीं बोलने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे हम लोग गुडविल मानते हैं, तो 19,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी सी को गुडविल के लिए कितना लाना है, 4750, अगर ये बताते, ठीक है। और कैपिटल के लिए फिर कितना लाना पड़ता है, हम लोग का मानना ये है कि इसमें बोल तो रहा है कैपिटल, लेकिन इसमें गुडविल भी इंक्लूडेड है, जो कि हम लोगों ने निकाला, कितना गुडविल इंक्लूडेड है, 4750, तो कैपिटल का वैल्यू कितना है, 18,000 माइनस 4750, माइनस करके देखते हैं कितना होता है, कितना हो गया, 13,250। तो एक्चुअली सी का जो कैपिटल का वैल्यू वो होना चाहिए कितना, 13,250, और गुडविल ये दोनों मिला के कितना होता है, 18,000। अब इसका प्रूफ भी देखो, जैसे कि देखो यहाँ पर इन्होंने 18,000, अब ये 13,250 जो कैपिटल का वैल्यू है, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास देखो सेम आंसर आए, मतलब इसको कैसे बताएं, देखो यहाँ पर, रुको हम बताते हैं इसको प्रूफ किस तरीके से हम लोग कर सकते, एक सेकेंड हम बताते हैं, एक मिनट। एक सेकेंड, हाँ ये देखो, ये जो 53,000 है ना, ये जो 53,000 है, इसका अगर तुम लोग करते हो 1/4, तो देखो कितना आता है, 53,000 का देखो 1/4 करके कितना आता है, 13,250 आया, आया ना। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली इनका कैपिटल तो होना चाहिए 53,000, और सी को अगर, मतलब इनका कैपिटल हुआ है टोटल 53,000, उसमें अगर सी का हिस्सेदारी उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकालते हैं, तो सी से उनको डिमांड कितना करना चाहिए था, 13,250। देखो जो मैंने तुम लोग को यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है, लेकिन इन्होंने डिमांड कितने का कर रखा है, 18,000, मतलब 4750 का क्या डिमांड कर रखा है, गुडविल। तो इनका टोटल गुडविल कैसे निकालेंगे, टोटल गुडविल हमें ये निकालना है कि कैपिटल कितना होना चाहिए और एक्चुअल कैपिटल जो है उसका जो डिफरेंस है, जैसे सुपर प्रॉफिट में निकालते हैं सेम तरीके से, तो वही निकाला। ये जस्ट मैंने तुम लोग को थोड़ा प्रूफ करके बताया कि अगर तुम लोग इस पे 1/4 लगाओगे ना, तो तुम लोग को यही अमाउंट मिलेगा, अगर तुम लोग 53,000 पे 1/4 लगाओगे, क्योंकि सी के एडमिशन के बाद अगर एक्चुअल डेटा देखा जाए, टोटल कैपिटल इतना हो रहा है, उसमें से सी को अगर 1/4 के लिए ही प्रॉफिट लाने बोला गया था, तो सी को तो उन्होंने सी से कितना मांगना चाहिए था, 13,250, बट मांग कितना रखा है, 4750, और भी मांग रखा है, तभी तो 18,000, तो एक्स्ट्रा ये मांग रखा है। एक्स्ट्रा ये किस चीज का है, गुडविल का है। अब अगर तुम लोग 19,000 का भी 1/4 करके देखोगे ना, तो कितना आना चाहिए पता है, 4750, चेक करके देख लो, आया 4750, मतलब गुडविल का 1/4 और कैपिटल का 1/4 मिला के इतना मांगा है, लेकिन बोल तो रहा है हम सिर्फ कैपिटल मांग रहे हैं, तो ये होता है हिडन गुडविल। ये प्रूफ मैंने बताया समझने के लिए, एग्जाम में अगर आया तो तुम लोग को हिडन गुडविल कैसे निकालना है, तुम लोग को पहले देखना है कि एक्चुअल कैपिटल को ऐड करके जो इनकमिंग पार्टनर ला रहा है, और जो पहले से 2 पार्टनर या 3 पार्टनर जो भी है उनका है, मिला के एक्चुअली कैपिटल कितना हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जाए कि भाई 1/4 के लिए अगर 18,000 लाने बोल रहा है तो उस बेसिस पे देखे तो पूरे बिजनेस का कैपिटल कितना होना चाहिए 72,000, बट हो तो रहा है 53, लेकिन सी तो अपना 1/4 के हिसाब से ही ला रहा है तो इनका कम होगा। बेसिकली इनका कम नहीं है, इसमें क्या छुपा हुआ है, गुडविल, तो इसीलिए इसका हाई दिख रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों कैपिटल का डिफरेंस करने से ही हमें पता चल जाएगा कि गुडविल कितने का है। और ये सब कोई जरूरी नहीं है, ये जो समझाने के लिए मैंने बोला है ताकि चीज को समझ पाओ कि क्या हुआ। ठीक है, ये हिडन गुडविल का एक छोटा पॉइंट था। अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये मैंने तुम लोग को लास्ट दिन बताया था क्यों गुडविल वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। अब देखते हैं आगे हमारे लिए पढ़ने लायक क्या है। ये वाला देखो, यहाँ पर ये कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है वो हम यहीं पर बता देंगे। निगम एंड धमेजा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। निगम और धमेजा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं, मतलब 1:1, मतलब हाफ और हाफ। ठीक है, ओल्ड शेयर। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है दे एग्री टू टेक घोष एज 1/3 पार्टनर। अब ये घोष को लेना चाहते हैं बिजनेस में 1/3 पार्टनर। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। इस तरीके का चीज हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर बोला है 1/3 शेयर फॉर घोष मे कम आउट ऑफ सैक्रिफाइसिंग मेड बाय निगम एंड धमेजा इक्वली। मतलब बोल रहा है कि घोष को जो 1/3 प्रॉफिट दिया गया है वो कैसे दिया गया है, निगम और धमेजा ने उसके लिए इक्वली क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। हमें बताना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो बताना है। ठीक है, देखो हम एक यहाँ पर लिख के ही दिखाते, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कैसे करके कैलकुलेट। एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं निगम, धमेजा और घोष। ठीक है, ओल्ड और यहाँ पर हो गया न्यू। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग दोनों का कितना है, हाफ हाफ। तो ओल्ड में तो घोष था नहीं, घोष नया जो आया है 1/3 के लिए आया है। ठीक है, अच्छा, अब अगर घोष 1/3 के लिए आए, हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में बताएंगे फिर इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। आफ्टर घोष यानी जीज एडमिशन, जी के एडमिशन यानी घोष के एडमिशन के बाद टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा। अगर हम लोग घोष को 1/3 दे रहे हैं तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा, कितना प्रॉफिट बचेगा, 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। ठीक है, और ये 2/3 प्रॉफिट में किनका हिस्सेदारी है, किनका शेयरिंग है, ये 2/3 प्रॉफिट में निगम और धमेजा। ठीक है, अब निगम और धमेजा जो है इन्होंने देखो क्या बोला यहाँ पर, 1/3 शेयर ऑफ घोष में कम आउट ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय निगम एंड धमेजा इक्वली। निगम और धमेजा ने अपने पास से इक्वल जो है सैक्रिफाइस किया है जो घोष को मिला। तो घोष को कितना मिला है, 1/3, उसका आधा कौन दिया है, निगम, और 1/3 का आधा कौन दिया है, धमेजा। ठीक है, तो उनका जो भी प्रॉफिट था वो कम हो जाएगा, सैक्रिफाइस करने का मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो, निगम का पहले से कितना था 1/2, धमेजा का कितना था 1/2, इसमें से कितना कम हो जाएगा, 1/3 का आधा, मतलब 1/3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 2। अब 1/3 डिवाइडेड बाई 2 इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखते हैं 1/3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख दिया 1/3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होता है। निगम का ऐसे हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/2, और धमेजा का हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/, तो हाफ माइनस 1/6, और इसका हो जाएगा हाफ माइनस 1/6। तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये हो गया, ये भी 4। ठीक है, तो निगम और धमेजा का नया रेशियो कितना हो गया 4/12 और 4/12। इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 4/12 और 4/12। ठीक है, तो न्यू रेशियो अगर हमें पूछे तो न्यू रेशियो कितना होगा, न्यू रेशियो कितना होगा, निगम इस टू धमेजा इस टू घोष। ठीक है, तो निगम का है 4/12, धमेजा का भी है 4/12, और घोष का भी अगर मुझे निकालना है तो मुझे इसको भी 12 करना पड़ेगा। तो इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई होगा, यानी 4:4:4, यानी 1:1:1। ठीक है, इक्वल। और अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछे तो कैसे निकालेंगे,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हम लोग का पहले ही बता दिया है कैसे सैक्रिफाइस किया है, 1:1 में। अगर वो कैलकुलेट भी करने आना चाहिए तो वो ऐसे होगा, अब पहले इनको मिलता था हाफ, अभी इनको कितना मिलता है 4/12, तो कम मिलता है, तो देखो कितना हो जाएगा 2/12 इन्होंने सैक्रिफाइस किया, पहले मिला था हाफ, अभी मिलता है 4/12, यानी ये हो गया मेरा 2/12। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना बन गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया 2/12:2/12, मतलब 1:1। और वो तो हमें पहले ही बताया था, क्वेश्चन में बता भी दिया था कि इक्वली सैक्रिफाइस किया है इन्होंने घोष को कंपेंसेट करने के लिए, कि घोष को हम लोग 1/3 कैसे देंगे, धमेजा बोला हम अपना आधा हिस्सा दे देंगे 1/3 का, और निगम ने बोला उसको जितना चाहिए उसका आधा हम दे देंगे, मतलब इसको जितना चाहिए उसका 50% घोष ने सॉरी निगम ने दिया, 50% धमेजा ने दिया, तो इनका सैक्रिफाइस कितना है 1:1 रेशियो में, इक्वली सैक्रिफाइस के, इसको कैलकुलेट करोगे तो भी निकल के आ जाएगा। ऐसा क्या हमें कैलकुलेशन डायरेक्टली देता है, नहीं देता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर हमें ये कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि कब किस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, क्या बोला है, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ निगम एंड धमेजा एंड घोष बिकम्स 4:2:3, बोल रहा है कि अगर नया रेशियो हमें बता ही दिया है, देन प्रॉफिट सैक्रिफाइस बाय निगम एंड धमेजा ऑन घोषेस एडमिशन कितना होगा, ये हमें बताना है। मतलब मान लो क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया, क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दिया है और हमें पूछ रहा है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, ये बताना, मतलब क्वेश्चन चेंज, ठीक है। ओल्ड रेशियो एज इट इज है, निगम और धमेजा और घोष, ठीक है। ओल्ड रेशियो कैसे है, जैसे पहले था 1/2 घोष का कुछ भी नहीं था। न्यू रेशियो ना हमें अभी बता दिया है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, बोल दिया है 4:2:3, मतलब कितना होगा 4:2:3, मतलब 4 कितना हो जाएगा 9, 2/9 और 3/9। हम लोग को क्या बताना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब सैक्रिफाइस किन्होंने किया होगा, ऑब्वियसली निगम और धमेजा ने, घोष तो नहीं करेगा क्योंकि उसको तो पहले कुछ मिलता ही नहीं था, उसका तो गेन है। निगम का क्या है, गेन है, कितना 3/9, जो भी उसे मिल रहा है उसका गेन है, क्योंकि पहले उसे कुछ मिल ही नहीं था, मिलता ही नहीं था, क्योंकि पहले वो पार्टनर ही नहीं था, तो ना तो उसका कम है ना ज्यादा है, जो है वो यही है, उसका गेन है। अब इनका कम हो गया है, इनको पहले मिलता था हाफ, अभी मिलता है 4/9, अब जितना कम हुआ है वो उतना सैक्रिफाइस हो जाएगा, तो ये हो गया 18, 9 और यहाँ पर हो गया 8, 1/18 हो रहा है इसको माइनस करने से, ठीक है। मैंने ओरली कर दिया 2/9, तो यहाँ पर हो गया 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 9 माइनस यहाँ पर हो गया 4, मतलब कितना हो जाएगा 5/18। तो फिर सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 1/18:5/18, मतलब 1:5, ठीक है। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक पॉइंट था, इसमें और एक पॉइंट भी है, इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में और एक पॉइंट भी है, देखो यहाँ पर बोला है इफ घोष पे गुडविल ऑफ 24,000, देन इन फर्स्ट केस निगम एंड धमेजा शुड शेयर इट इक्वली, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया था 1:1, तो बोल रहा है कि अगर घोष गुडविल के लिए 24,000 दे रहा है, लास्ट दिन ही मैंने बताया था कि सी गुडविल का जो भी हिस्सा देगा ए और बी अपने अंदर उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखो हम दिखाते हैं, मैंने तुम लोग को ये चीज लिखवा दिया था, ये देखो कैसे होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यहाँ पर ये रहा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये गुडविल का हिस्सा ये अपने अंदर क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वही चीज फिर से यहाँ पर आ गया, मतलब वही कंसेप्ट कि अगर पहले वाले केस में घोष अगर 24,000 गुडविल के लिए लेके आ रहा है, तो निगम और धमेजा उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली करेंगे। बट सेकेंड केस में इतना इतना करेंगे, ये इन्होंने बताया, हम लोग चेक करके देखते हैं क्या होगा। तो फर्स्ट वाले केस में गुडविल कितना ला रहा है, घोष गुडविल लेके आ रहा है 24,000, तो यहाँ पर लिखते हैं जीज अमाउंट ऑफ गुडविल 24,000, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, निगम और धमेजा। पहले केस में उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया था
1:1, ठीक है। तो 1:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो निगम को कितना मिलेगा, 24,000 का हाफ 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 12,000, और 24,000 का अगेन हाफ यानी कितना हो जाएगा फिर से 12,000। लेकिन अगर यही चीज हम लोग सेकेंड केस में अप्लाई करने जाएंगे तो उस केस में वैल्यू चेंज हो जाएगा, बिकॉज उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 नहीं होके कितना निकल के आया है 1:5। तो इस केस में निगम शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 24,000 जो घोष ला रहा है वो ये अपने अंदर 1/6 और धमेजा जो है वो अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5/6। तो कितना हो जाएगा 4,020, ठीक है। 4,000 और 20,000 में वो अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इससे हमें सीखने को क्या मिला कि अगर इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये दो क्वेश्चन करने से हमारे दिमाग में ये वाला बात चला जाएगा कि हम जो भी शेयर ऑफ गुडविल होगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर और एक एग्जाम्पल दिया है, निगम एंड धमेजा इक्वल पार्टनर है, दे एग्री टू टेक घोष एज 1/3 पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3, निगम एंड धमेजा एग्री 27,000 एज वैल्यू ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर ये बोला था कि घोष 24,000 शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है, यहाँ पर निगम एंड धमेजा बोल रहे हैं कि उनके बिजनेस का गुडविल कितना है 27,000। ये उन्होंने वैल्यू किया है, ये उन्होंने घोष को लाने के लिए बोला था, ये उन्होंने वैल्यू किया है। तो अगर उन्होंने वैल्यू किया है कि हमारे बिजनेस का गुडविल 27,000 है तो इस केस में वो घोष को कितना अमाउंट लाने के लिए बोलेंगे, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे घोष शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। घोष शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा टोटल गुडविल का उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 4:2:3 है। तो घोष का शेयरिंग प्रॉफिट कितना है 3/9, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9,000। इसका मतलब घोष को कितना गुडविल लेके आना पड़ेगा, गुडविल के लिए कितना पैसा लाना पड़ेगा 9,000, क्योंकि ये टोटल गुडविल का वैल्यू था। अब इसमें से निगम और धमेजा जो है अपने अंदर जो है इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे करेंगे। अगर हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 था, उस केस में सैक्रिफाइसिंग निकल के आया था 1:5, तो 1:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर, निगम का हो जाएगा 9,000 का 1/6 और धमेजा का हो जाएगा 9,000 का 5/6, यानी कितना हो जाएगा 1,500, और ये 1,500 इंटू 5 7,500, ठीक है। ये दोनों अमाउंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट से हमें काफी सारा चीज सीखने को मिला। एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इनकमिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल हमें डिवाइड कर लेना है। ये कुछ बात हमें सीखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ एक एंट्री भी कर दिया है, तो एंट्री जो है उसमें क्या बताया है, देखो घोषित कैपिटल मतलब ये वाले क्वेश्चंस का एंट्री क्या है, तो हम लोग भी कर सकते हैं। अगर निगम और धमेजा 1,500 और 7,500 जो है वो अपने कैपिटल में ले लेंगे, क्योंकि देखो मैंने लास्ट दिन भी बताया था ये अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब घोष का कैपिटल, घोषित कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो पैसा देगा उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा ना, तो घोष कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000। 2 हो जाएगा निगम कैपिटल अकाउंट, उनके अकाउंट में ये गुडविल का पैसा क्रेडिट होगा। 2 डीज कैपिटल अकाउंट 7,500। तो घोष के कैपिटल अकाउंट से 9,000 कैंसिल आउट होके इनके और इनके अकाउंट में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होके चला जाएगा। इसको बोलते हैं बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। कैपिटल अकाउंट के थ्रू से गुडविल एडजस्टेड हुआ।
ये डायरेक्ट एंट्री दिया था तो मैंने लिख दिया, हम बताएंगे कैसे करके एंट्री को हमें लिखना चाहिए, ठीक है, अभी उसी का बताएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज नॉट रिकमेंडेड टू रेज गुडविल अकाउंट बट टू शो द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो लास्ट दिन ही मैंने बताया था एज 26 हमें बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग नहीं दिखा सकते हैं परचेज। अब ये जो निगम धमेजा ने अपना गुडविल बताया, क्या वो सेल्फ जनरेटेड था कि परचेज था? सेल्फ जनरेट, तो फिर इसीलिए हम लोग उस गुडविल को बिजनेस अकाउंट में नहीं दिखा सकते। ये देखो, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू रेज गुडविल अकाउंट, हम लोग गुडविल अकाउंट को नहीं दिखाएंगे। फिर गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? बोल रहे गुडविल का एडजस्टमेंट शो करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसके थ्रू से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब गुडविल का शेयर जिसको मिलेगा उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि जब भी अमाउंट मिलता है तो कैपिटल बढ़ता है, प्रॉफिट मिलने से कैपिटल में ऐड, सैलरी मिलने से कैपिटल में ऐड, रेम्यूनरेशन मिला कैपिटल में ऐड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला कैपिटल में ऐड, वैसे ही गुडविल का हिस्सा मिला तो कैपिटल में ऐड, और जिसके पास से चला गया उसका कर दो डेबिट। क्योंकि हम लोग गुडविल लिख के किसी तरीके का एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए प्रोहिबिटेड है। कहां पर प्रोहिबिटेड है? एज 26 में, ठीक है। अच्छा, अब ये गुडविल का एंट्री लिख तो दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन उसका रूल्स भी बताते हैं किस तरीके से गुडविल के एंट्रीज को जो है हमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन के केस में मैंने एडमिशन ही क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ना धीरे धीरे वो एडमिशन का ही पॉइंट आने लगेगा, ठीक है। सबसे पहले 4 केस होता है। केस 1, ठीक है, न्यू पार्टनर bring his share of goodwill in cash and goodwill retain in business। इस केस में एंट्री क्या होगा? क्योंकि गुडविल का अमाउंट लाने का तरीका भी अलग अलग होता है, ठीक है, उस बेसिस पे हमें एंट्री करना पड़ेगा। जैसे पहले अगर नया पार्टनर उसका शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है कैश में और गुडविल बिजनेस में रह जाएगा तो उसका एंट्री क्या होगा? तो सबसे पहले जब नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है तो कैश आ रहा है तो उसको हम लोग, क्योंकि यहाँ बैंक का ज्यादा यूज होता है तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जब कैश में लाता है उसको बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर इसके बाद ये पैसा क्या होता है? जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो है ये अमाउंट चला जाता है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने निगम धमेजे वाले क्वेश्चन में जो एंट्री पास किया वो यही वाला है। तो तुम लोग सोचो कि मैंने तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा नहीं है, वो नेट एंट्री किया है, जैसे मैं यहाँ किया है मैंने उस तरीके से कर दिया। देखो, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब इस क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। उन्होंने गुडविल के लिए कितना लाया? 9000, तो इसको ऐसे लिखोगे बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा? 9000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल 9000 टू निगम्स कैपिटल टू धमेजास कैपिटल, ठीक है, जिसका अमाउंट होगा मेरा कितना आया था 1500 और 7500। तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। नेट एंट्री क्या हुआ? बैंक टू निगम्स टू धमेजास कैपिटल, वही वाला यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बैंक नहीं किया, यहाँ पर कैपिटल के थ्रू से किया है, क्योंकि इसका मतलब शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाया, ये मान के किया गया होगा, ठीक है। अभी केसेस बताएंगे तो समझ में आएगा। अगर पैसे में लाता है तो एंट्री ऐसे होगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो जस्ट ये वाला एंट्री करने से भी हो जाएगा, एक ही बात है। दो एंट्री, ये इलाबोरेट वे में है, अगर चाहो तो नेट एंट्री भी कर सकते हैं। फिर लिखो केस 2। केस 2 में हो जाएगा, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल इज विथड्रॉन।
मतलब पहले वाले केस में मैंने बोला कि गुडविल बिजनेस में रख दिया गया और ये वाले केस में मैंने बोला कि गुडविल ड्रॉ हो गया। तो उसमें एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री होगा कैश ला रहा है तो वही बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपने अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital act, sacrificing partners capital account। जैसे पहले वाले में किया सेम वैसे होगा, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा। बोल रहा है कि गुडविल का पैसा ड्रॉ कर ले रहा है। अब ड्रॉ कौन करेगा? जिसके पास आया, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो पैसा आने से बैंक डेबिट, पैसा जाने से बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे जा रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इसे विथड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसका एंट्री अभी लिख लो, जब क्वेश्चंस आएगा तो समझ में आ जाएगा। और एक केस है केस 3 और केस 4, बस ये दो ही केस लिखेंगे तो आज तक के लिए हमारा कंप्लीट हो। केस 3 में लिखेंगे न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर कैश में नहीं ला रहा है, किसी और तरीके से गुडविल लेके आ रहा है, तो उस केस में हम लोग फिर बैंक को डेबिट नहीं कर सकते हैं। तब पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना चाहिए। तो जो पार्टनर ला रहा है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन एक बार बता देते हैं। बीइंग न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश में नहीं ला पा रहे हैं। अगर कैश में नहीं ला पा रहे, कैश नहीं ला रहे, तो फिर कैपिटल जो लाएंगे उससे माइनस कर देंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, इसका मतलब यहाँ पर गुडविल कैश में नहीं लाया गया था, ये एजम्पशन के साथ ये एंट्री पास हुआ है। और लास्ट जो है, जिसमें ज्यादा लिखना भी नहीं है, केस 4, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल को प्राइवेटली पे कर रहा है। मतलब बेसिकली ये किसी को बताना ही नहीं चाहते कि मैंने गुडविल दिया ना, तो लेने वाला बताना चाहते है गुडविल मिला। मतलब आपस में सेटल डाउन है, प्राइवेटली दे रहा है, तो फिर नो एंट्री। जब मुझे अकाउंट्स में दिखाना ही नहीं है, मैंने प्राइवेटली चीजों को ले रखा है, तो फिर हम उसका एंट्री नहीं करेंगे। मुझे अगर लोगों को नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाएंगे, नो एंट्री, ठीक है। ये सबसे आसान होता है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही कम आता है, ये आता नहीं है। जो भी आएगा हम लोग का, ये जो 3 पॉइंट है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पॉइंट तभी समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, बाकी जो भी पॉइंट बचा। ठीक है, फिर आज इतना ही।